अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। ये सब सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क को लूट कर खा गए, मैं रियासत मदीना की तर्ज पर मुल्क बनाऊंगा। ये अल्फाज हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के, जिन्हें सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया गया था इस मुल्क की एक अदालत की जानिब से। और हुआ ये कि उन्हीं बानी पीटीआई को इस मुल्क की एक और अदालत ने आज करप्शन का मुर्तकिब करार दे दिया है। तोशाखाना 2 केस का फैसला आया खुसूसी अदालत का, जिसने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी। ये केस था क्या? ये केस एक कीमती बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक था, जो सऊदी वली अहद की जानिब से बतौर तोहफा दिया गया था उस वक्त के वज़ीर आज़म और खातून अव्वल को। और FIA के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। और अदालती फैसले में ये बात सामने आई है कि मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और उसके हिसाब से जो रेशियो बनता था सिर्फ 29 लाख रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवा कर उसे ख़रीद लिया गया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस था, ब्रेसलेट थे, अंगूठी थी, बालियाँ थीं। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया, ये एक एक्यूजेशन था। और कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुक्काम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल किया गया, ये भी एक्यूजेशन था और ये सब साबित हो चुका है। ये फैसला इस लिहाज से भी गैर मामूली है कि इमरान खान जो बरसों तक सियासत में करप्शन के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ रहे हैं, अब इसी नौयत के इल्ज़ामात में सज़ा याफ्ता करार पाए हैं। वो सियासतदान जो तोशाखाना को माजी की हुकूमतों की बदउनवानी की अलामत बनाते रहे, इस बारे में बात करते रहे, नैरेटिव बिल्ड करते रहे, आज खुद उसी निज़ाम के गलत इस्तेमाल में कसूरवार ठहरे हैं। दूसरी तरफ PTI है जो इस फैसले को सियासी इंतकाम करार दे रही है, कैंगरू कोर्ट कह रही है और अदालती अमल की साख पर हमला करार दे रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये फैसला मुकम्मल कानूनी अमल, शवाहिद और आइन के मुताबिक आया है और इसमें किसी सियासी दबाव का अंसर शामिल नहीं है। ये फैसला महज एक कानूनी सज़ा नहीं है, बल्कि इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल, PTI की अखलाकी बरतरी के दावे और फिर एहतसाब के बयानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ऐसे में ये सवाल नागुज़ीर हो जाता है कि क्या एंटी करप्शन सियासत का वो बयानिया जिस पर PTI खड़ी थी अब खुद उसके बोझ तले दब चुकी है। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़िया का नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और PJ मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, रियासती मदीना बनानी थी, सादिक और अमीन थे, फिर क्या हुआ? छोड़िए ये सारी बातें करने की। अरे सर, आप खान साहब के इस केस के बारे में बात कर रहे हैं जी, ज़रा रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कि इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के, यूसुफ रज़ा गिलानी के और आसिफ अली जरदारी साहब के इसी तोशाखाना के केसेस चल रहे हैं। जी जी। और ये कौन था जिसने इस गंगा से, बहती गंगा से हाथ नहीं धोए? ये बात की बात है, छोड़े इस बात को। देखिए शामिल हो गए ना उनमें। मैं अभी 2-3 हिसाब लगा रहा था। जी जी। मैं अभी 2-3 हिसाब लगा रहा था। पहला हिसाब मैंने ये लगाया कि ये जो जज साहब है इनका नाम है शाहरुख अर्जुमंद, अगर मैं ठीक पढ़ सका हूँ इसको तो शाहरुख का मतलब होता है बादशाह का चेहरा। तो क्या ये वाकई बादशाह का चेहरा है और इन्होंने बादशाह का चेहरा बन के तो कुछ काम किया है, इस किस्म का सुनाया है? दूसरा हिसाब में लगा रहा था कि 14 साल की कैद जो है वो खान साहब को ऑलरेडी हुई हुई है अल कादर ट्रस्ट में, 17 साल इसमें लगाए और अभी तक ये मुझे समझ नहीं आई, किसी ने बताया नहीं है कि क्या ये सज़ा कंकरेंटली चलेगी, यानी इस दोनों सज़ाएं साथ साथ चलेंगी कि एक सज़ा ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी। तो वो मैं हिसाब अभी इसलिए नहीं लगा सकता कि अभी फैसला पता नहीं है मुझे कि ये यानी किस तरीके से ये चलेगा। ठीक है। और अगर ये इसी तरह चलती है तो खान साहब की अगर इस वक्त की उम्र देखें आप और उसमें ये सजाएं मिलाएं और ये देखें कि ये बादल नहीं छटते और खान साहब इसी तरह जेल में रहते हैं, तो कोई 108 साल के होंगे खान साहब जब ये सजाएं खत्म होंगी। अच्छा, उसके बाद वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। इमेजिन कीजिए ना कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो मुझे लगता है फिर मैंने एक तारीख का जायजा लिया 1947, 48, 49 से लेके अभी तक। मैंने ये देखा कि जरदारी साहब के केसेस चले, उनको जेल हुई और फिर उसके बाद वो रिहा हुए और इस वक्त वो सदर पाकिस्तान है। फिर मैंने तारीख में देखा कि नवाज शरीफ साहब मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन पे केसेस चले, उनको जेल हुई और वो बाइज्जत बरी हुए और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी शाहाना तरीके से गुजार रहे हैं। फिर मैंने इमरान को इसको देखा, मरियम नवाज साहिबा को, चीफ मिनिस्टर हैं जो पंजाब की,
जी, उन पे केसेस हुए, उनको जेल हुई और इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो लॉजिक क्या कहती है, तारीख क्या कहती है, ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ये क्या कहते हैं, तज्जिया क्या कहता है? तज्जिया ये कहता है कि अगर ये बादल जूं ही छटे जो इस वक्त खान के ऊपर हैं, मंडला रहे हैं, काले काले स्याह बादल, और पीटीआई के ऊपर हो रहे हैं, अगर ये बादल जूं ही छटे तो इनके साथ भी वही होगा जो जरदारी साहब के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब के साथ हुआ। अब देखिएगा 106 साल तो होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे कि 108 साल होगा और खान बाहर आएगा। खान ने बाहर आना है। अब सवाल सिर्फ ये है कि कब आना है उसने बाहर, और उसके बाद वो बात बनेगी, क्योंकि तारीख गवाह है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि जब बादल ऊपर छाते हैं ना, मंडलाते हैं काले रंग के, तो हर सिग्नल लाल मिलता है। आपने नोट किया कभी? किसी दिन आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, आपको बड़ी जल्दी होती है, जो सिग्नल मिलता है लाल मिलता है, हर सिग्नल पे रुकते हैं आप। और वो आलम इस वक्त आया हुआ है पीटीआई का और खान का। अब ये तोशाखाना 2 देख लीजिए जी। अब केस पे केस जो हैं, और अभी मुझे ये पता है कि बादल छटे ना, ये इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं, बादल छटने हैं एक दिन। जब वो बादल छटे तो ये तोशाखाना हो गया, आपका ये इद्दत केस हो गया, आपका ये अलकादर केस हो गया, तोशाखाना 1, 2 वगैरह वगैरह, ये सारे सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। सिर्फ खदशा एक चीज का है, और वो है 9 मई का, जिसमें कि कल ही पता लगा कि खान के जो करीबी साथी थे ना, करीबी साथी, नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जो खान के करीबी साथी थे उनको 10-10 साल की कैद हुई है। इससे यह भी पता लगा कि शाह महमूद कुरैशी खान साहब के करीबी साथी नहीं थे, इसलिए वो बरी हो गए हैं। तो नहीं थे वो, और इसमें ये यानी हमारा तज्जिया कह रहा है ना, तो उसमें सिर्फ 9 मई की एक चीज है। अच्छा, आखिरी बात कर रहा हूं, ये 9 मई की चीज एक ऐसी है जिसकी तलवार जो है, ये सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो है, ये लटक रही है खान साहब के और गले के करीब आ रही है। अब जो खान साहब के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, उनकी सिर्फ एक ये दुआ है कि कोई बड़ा सा आदमी वादा मुआफ गवाह बन के कहीं खान साहब को फंसा ना दे। और इस चीज का फैसला अनकरीब मुतवक्को है। अनकरीब का मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ते या इस वीकेंड पे आ रहा है, ये उस तरफ जा रही हैं बातें, ये लॉजिकल क्रॉलरी उस तरफ जा रही है कि अब सिर्फ ये देखना है, भूल जाइए इन केसेस को। 9 मई के केसेस में वादा मुआफ गवाह वगैरह, हिसाब किताब जो एविडेंस इकट्ठा हुआ है, उसमें 10-10 साल तो इनके साथियों को हो गई है। कल खान साहब के लिए क्या तजवीज़ होती है, उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये बादल जो काले स्याह छाए हुए हैं, खान साहब और पीटीआई पे मंडला रहे हैं, ये कब तक छटेंगे। हिलाली साहब, जब भी इस तरह का फैसला आता है ना, तोशाखाना के इससे पहले भी एक फैसला आ चुका है, करप्शन के बारे में जब भी बात आती है और ख़ास तौर से खान साहब की बात आती है, तो जो सबसे पहला ओपिनियन होता है ना, वो बड़ी एटोमिनम अप्रोच अडॉप्ट किया होता है कि भाई और भी तो लोग कर रहे हैं, बाकियों ने भी तो ये किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें फिर ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है सबने किया, तो फिर खान साहब में और उन लोगों में फ़र्क क्या है? क्योंकि खान साहब तो अलंबरदार बने हुए थे इस चीज़ के, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। देखिए, जब एक आदमी और ख़ास तौर एक लीडर जो अपने आप को एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहता है कि मेरे तरह मैं ऑनेस्ट हूं, तो वो कैसे एक ऐसा कदम ले सकता है जिसको छुपा नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, ये एक किस्म का क्राइम है जिसको आप छुपा सकते ही नहीं है, और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। हम सब जो फॉरेन सर्विस में रहते हैं, हम सब डेलीगेशंस में गए हुए हैं और हम सबको कोई ना कोई तोहफा मिला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जब एक स्टेट गिफ्ट आपको मिलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू हाइड इट। राइट राइट। कैसे? यू हैव टू डिक्लेयर इट, राइट? पहले बात तो यह है कि वो स्टेट गिफ्ट जो होता है वो प्रोटोकॉल, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के पास आता है। ठीक है, उस पे एक लिस्ट आता है, कहते हैं कि हिज मैजेस्टी ने, जो भी बादशाह, हिज मैजेस्टी ने ये टेस्ट दिए हैं और ये उनको देयर इज अ लिस्ट। ठीक है,
कि किसको क्या मिल रहा है। ओके। और वो जो लिस्ट है, वो छपा हुआ लिस्ट जो है वो सर्कुलेट करता है अमंग द डेलीगेट्स ऑल्सो, माने कि जिनको मिल रहा है उनको भी पता है। अच्छा, वो जो लिस्ट गिफ्ट्स हैं वो आपको मिलते नहीं है उस वक्त, वो विजिट के एंड पे मिलते हैं, मगर वो विजिट के एंड पे कोई है ही नहीं उधर लेने के लिए। व्हाट आई मीन इज कि वो तो एक तोहफा दिया जाता है ना चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को, वो गिफ्ट जो है हवाई जहाज में वो ले जाते हैं, उसको डालते हैं, और वो जो डेलीगेशन गई हुई उसके साथ उनकी हवाई जहाज में वापस पाकिस्तान आता है। जब वो गिफ्ट पाकिस्तान आता है तो उधर वो एक तोशा खाने का जो बंदा होता है उसको लिस्ट के साथ वो रिसीव करता है और वो चेक करता है, ठीक है, कि ये गिफ्ट्स जो मिले हैं ये सब हैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। ऑलराइट। और फिर जब वो देखता है कि हैं, ही एक्सेप्ट्स इट और वो चिट्ठी देता है कि यस आई हैव रिसीव्ड द गिफ्ट्स। अब उसके बाद जिसको गिफ्ट मिला है उसके पास एक क्या है, एक वो खरीद सकता है कुछ को, वो खरीद सकता है परसेंटेज देके, माने above a certain price he has to pay, because उसको इसलिए मिला है कि वो गवर्नमेंट के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ गया है, तो ये ऑफिशियली इट बिलोंग्स टू द स्टेट। यस। और स्टेट ने उसको एक प्रिविलेज दिया है कि अगर तुम्हारे नाम पे ये गिफ्ट आया है तुम इसको खरीद सकते हो। ठीक है। फिर आता है बात एट व्हाट प्राइस, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, डिप्लोमेटिक डिस्काउंट के साथ प्राइस। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैंने जानता हूं हुआ है कि डिडक्शन होता है प्राइस से फॉर डैमेजेस। मिसाल के तरह अगर आपको एक घड़ी मिले और उस घड़ी को उसके वो जो ग्लास है वो स्क्रैच होता है, ये वो, तो उसको भी असेसमेंट जाता है, व्हाट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ दैट थिंग। अमूमन हम लिखते हैं जो भी होगा, लेट्स से गुची बैग किसी को मिल रहा है तो हम गुची को लिखते हैं कि ये कितने का आपका प्राइस है। ठीक है। आपका रिटेल नहीं, होलसेल प्राइस क्या है। फिर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक डिस्काउंट आप कितना देते हैं अमूमन। और फिर अगर डैमेज हुआ है हम पूछते हैं कि ये मिसिंग है उसमें, फिर वो असेस करते हैं, वो फिर आपको बताते हैं कि ये प्राइस है। हाँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इतने लोगों को पता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू हाइड इट। अब आप ये बताएं मुझे जी कि जब प्राइस असेसमेंट मैनिपुलेट हो सकता है, यू नो दिस, आप समझते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम है कि वो प्राइस जाके चेक करेगा, खुद पता करेगा, कम करवाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है यार। वो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, छोटे ऑफिशियल लाइक मैं नहीं कर सकता था। आई डिड नॉट हैव टाइम। ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं, क्या ये प्राइम मिनिस्टर माला फ्राइडे खुद किया है? बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती जरा सी भी सर, अगर उनसे रिलेटेड लोगों ने भी किया है, जैसे उनकी वाइफ के ऊपर ये इल्जाम आया। देखिए वो माने इल्जाम तो आपके पास आता है ना, आपको एक गिफ्ट मिला है, यू कांट कीप इट। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं कि मैंने रखा है कि नहीं। सर देखिए, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे जरा बताइएगा इस बारे में, क्योंकि आपने बड़ी डिटेल अच्छी बताई है। जब तोशा खाना से आपने गिफ्ट का तखमीना लगवाना होता है, क्या उस प्रोसेस में कोई ऐसा मयार नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ कि शफाफियत इंश्योर की जा सके, कोई लूप होल ही ना हो, जो कीमत है वही लगे और पता हो कि ये शफाफियत है, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकती? नहीं, देखिए एक प्रिजम्पशन है, जब आपको गिफ्ट आपके नाम पे मिला है तो प्रिजम्पशन है कि आपको वो गिफ्ट मिलना चाहिए। ठीक है। मगर इसलिए कि हम लोग अपने आप को एक फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को बेच नहीं सकते अपने आप को। हम ये नहीं, वो अगर वो कहता है कि मिस्टर हिलाली को ये गिफ्ट दे दो और वो गिफ्ट ऐसा होता है जो वो बहुत ही महंगा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये इसको गिफ्ट दे रहा है, ये चाहता है ही में
बाय हिज फेवर, हाँ, उसको उसकी फेवर वो लेना चाहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो और फिर अगर आप वो सब ले रहे हैं, एनीवे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं मान ही नहीं सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर को 17 साल अगर आप कैद कर रहे हैं एक गिफ्ट के लिए, कि उसका तो फिर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसको वो गिफ्ट मिल गया और ही नोज अबाउट इट, ये प्रिजम्पशन है कि ही नोज अबाउट इट। अच्छा, क्या आप वाकई कह सकते हैं कि उसने ये सब चीजों को खुद परमिशन लिया, खुद एवरीथिंग वी वाज वायलेटेड, और खास तौर एक ऐसे स्टेप जो छुपा ही नहीं सकता है, इसलिए उसने खुद किया। अब 17 साल इन प्रिजन मीन्स दैट ही वाज पर्सनली इन्वॉल्व्ड। अब थोड़ा सा बताएं कि क्या प्रूफ है कि ही वाज पर्सनली इन्वॉल्व्ड। उसको मेरे ख्याल में पता भी नहीं होगा कि वो गिफ्ट था किधर उस वक्त एट एनी गिवन टाइम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट। आई थिंक इतने भी हिलाली साहब हम भोले नहीं होते, इतने भी भोले नहीं होते। दो चीज़ें ऐड कर लीजिए। पहली बात ये है कि 17 साल के बाद ये है कि अगर उन्होंने वो 1 करोड़ कुछ लाख रुपए जो है ना उसका जुर्माना भी हुआ है, और अगर वो अदा नहीं करते, जो इस वक्त तो जाहिर है यानी गुर्बत की इंतहा है, तो 6 महीने और भी बढ़ जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वो लिखता है ना हर समरी पे, द प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अप्रूव। आपने भी कई जगह लिखा होगा, नवाब प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, तो उनके बिहाफ पे काम होते हैं। और उसके बाद तीसरी बात आपको मजे की बताऊं जो आपसे रह गई है बतानी, कि वो जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो फॉरेन ऑफिस का होता है। अच्छा, उसको जो लिस्ट मिलती है वो तो मिलती है, कुछ ऐसे खास तोहफे भी होते हैं हिलाली साहब, और आप जानते हैं कुछ ऐसे खास तोहफे भी होते हैं जो पर्सनली दिए जाते हैं, और चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के वालिद साहब को भी नहीं पता होता कि ये कौन से हैं। तो आप किस डिटेल में जाएंगे? चलें, ठीक आप है। सिर्फ ये बता दीजिए, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आप, मुझे इसलिए पता है कि मैं वहां पे रहा हुआ हूं आपकी तरह, आप बता नहीं रहे, आप बता नहीं रहे हमसे। नहीं बताएं ना, मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं, वेट अ मिनट, I want to tell you, I have been with the Prime Minister on 25 visits. मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं, I don't remember a single gift which she received. I only remember the gifts which I was told I received. इसलिए याद नहीं रहा, इसलिए देखिए आपको इसलिए याद नहीं रहा कि कुछ उम्र के तकाजे भी होते हैं ना। अब मेरी और आपकी उम्र ऐसी हो गई है, हमें ऐसी बातें हम थोड़ा यंग ओपिनियन ले लेते हैं। मीर साहब, यंग ओपिनियन इस केस की मेरिट के ऊपर बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी ये बात। मैलिफाइड इंटेंशन कैसे साबित हुई? हो सकता है उनको पता ही ना हो और उनके नीचे जो भी तखमीने लगे उनके इल्म में ना हो। क्या वाकई इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को? देखिए, ये केस ही कोई नहीं है तो क्या डाउट देना चाहिए? देयर इज नो केस। देखें, अच्छा, बात ये है कि ये जो अभी हो रहा है ना, ये पॉलिटिकल ग्रेडिंग हो रही है। जिस तरह आपने 10 साल काट दिए, आप एक सियासी लीडर बन जाएंगे, 17 साल हो गए, आप एक और अच्छे लीडर बन जाएंगे। देखिए, आपने जेल काटनी है। जो जेल नहीं काटेगा वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, प्लीज। तो जो ये कर रहे हैं, ये एक ग्रेडिंग है, ये एक कोर्स हो रहा है, पॉलिटिकल कोर्स, इसके अंदर इन्होंने जाना है। अब इनको सजाएं भी मिलेंगी, इन पे तोहमतें भी लगेंगी, इल्जाम भी लगेंगे। पुरानों पे नहीं लगे। मुझे बता दो, नवाज शरीफ जो घड़ी पहनते हैं ना, ये किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से महंगी घड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये किंग को मिलते थे तो किंग इनकी घड़ी ले लेता था, सस्ती सी घड़ी इनको दे देता था। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है जी। और नवाज शरीफ में से ये यार देखो, मैं तो नुकसान थे जाना, एक घड़ी ले लेंदा मेरे तो। द क्वेश्चन इज देखो, ये जो हमने बात का बतंगड़ बनाया, स्टॉर्म इन अ टी कप। सबसे पहले तो आप इसकी दो तीन पॉइंट्स हैं जी। मैं एडवोकेट किसी का नहीं हूं, लेकिन एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर से 2-3 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1, जो गिफ्ट आता है वो मिलिट्री सेक्रेटरी के पास आता है। कैबिनेट डिवीजन वालों को पकड़ो कि ये बताओ कि इसकी कीमत ऐसे कैसी है। प्रेस में किसको पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? मुझे बता दो।
यार स्टेट जो ये होती है ना, इतनी महंगी गिफ्ट्स नहीं होती हैं, ये जो हमने बात का बतंगड़ बनाया हुआ है, इसकी रियल वैल्यू, मैंने तो आज ट्वीट भी किया है इसको, MBS को, मैं कहा जी खुदा के लिए जरा इसकी सही कीमत तो बता दें, क्योंकि यहाँ तो हर किस्म की कीमत लग रही है। और एक हम बता रहे हैं कि पता नहीं क्या पाकिस्तान लूट के कुछ चला गया। बिल्कुल इसकी कीमत बताओ, इसका जो प्रोसीजर है, हमने प्रोसीजर पे भी जाना है, जो इमीडिएट लोग हैं उनकी भी आपने वो जो कहते हैं वो इसकी तहकीकात करनी है। 17 साल यार, फॉर गॉड सेक्स, ये बाकियों ने नहीं लिए, बाकियों पे इल्जामात हैं, गाड़ियों के बाकियों के इल्जामात हैं, पता नहीं किस किस चीजों पे, कार्पेट्स पे हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, हर चीज के इल्जामात हैं। आपने इसको पकड़ना था, लेकिन उसको मैं आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि वो कोर्स कर रहा है ना अभी। अच्छा। बाकियों ने कर लिए कोर्स, हाँ। अच्छा। ये जेल वेल के कोर्स कर रही है, तो ये अभी कर रहे हैं, तो करने दो उसको, कोर्स आ जाएगा बात। ठीक है, बाकी PhD कर चुके हैं, अभी मास्टर्स कर। जी जी, एक कमेंट याद रखना What goes around comes around, ये अल्लाह ताला का निजाम है, अल्लाह ताला का निजाम है, मेरा नहीं है, अल्लाह का निजाम है। किसी के साथ ज्यादती करोगे, किसी के साथ, तो अगर आप ये कर रहे हो एक उस आदमी के साथ जो सबसे यहाँ पॉपुलर है इस वक्त, तो मुझे बता दो, आपने नवाज के साथ नहीं ज्यादती की यार? नवाज शरीफ का कितनी ज्यादती नहीं की उसके साथ, जरदारी के साथ 11 साल उस बेचारे को मर्डर, डिकॉइट, मनी लॉन्ड्रर, हर किस्म का आपने तोहमत उसको लगा दी है। 11 साल उसके कौन वापस करेगा, मुझे बताओ? करेगा कोई वापस? Who is responsible for it? तो हमारी जो तहकीकातें हैं ये बिल्कुल गलत होती हैं, एंड ये जो गलत तहकीकातों की वजह से हमारे अंदर एक दूसरे के खिलाफ वो कहते हैं ना, नफरतें पैदा होती हैं इन चीजों के ऊपर। आज देखो कितनी नफरत पैदा होगी, कई खुश होंगे, कई नफरत करेंगे, कई क्या करेंगे। अपने मुल्क के अंदर इतना गंद पड़ रहा है, क्या हम इंसाफ दे रहे हैं इंसान को? कभी इंसाफ है? इंसाफ की बात है, लेकिन ये आगे जाएगा केस, अभी अपील में जाएगा, उस पर देखेंगे क्या होगा। लेकिन यहाँ बाहर बैठ के ये वो क्या है, फैसल वाडा साहब जो कहते हैं कि ये होगा वो होगा, आर यू प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन? अगर इफ यू आर प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स ये केस प्रीमेडिटेटेड है, खत्म होगी। अगर आपको डिसीजंस का पता है, दैट मीन्स द केस इज ऑल ओपन। तो इस तरह की आप प्लीज खुदा के लिए, कोर्ट से जो कर दिया, इसका कानूनी एक रास्ता है, कानूनी रास्ते पे जाया जाएगा, आगे देखेंगे क्या होता है, लेट्स सी। जी नजमुल साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये बड़ी संजीदा होगी ये गुफ्तगू, तो थोड़ा सा ज़रा इस पे मिजाह का टच डालते हैं। जब ये फैसला आया ना तोशाखाना 2 का, तो सारी दुनिया ने शुरू कर दिया, वो चोर हैं, वो फलाने हैं, वो PTI ऐसे है, खान ऐसे है, वगैरह वगैरह। एक मज़ेदार बयान जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया। अच्छा, क्या? उन्होंने तोशाखाना पे बात करते हुए ये कहा कि PTI को कभी PTI ने कभी सियासत नहीं की, PTI ने कभी सियासत नहीं की। तो उस वक्त मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा यार, तो ये खान जो है, इमरान खान, ये गोलगप्पे बेचता रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि उसने कुछ सियासत ही नहीं की। फिर उसने मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा कि ये मुझे बताइए, आप बड़ी बातें करते हैं टीवी पे बैठ के, ये बताइए मुझे, अगर उसको इनको सियासत नहीं आती, खान की कोई वक़्त औकात नहीं है, तो आप उससे इतने डरे हुए क्यों हैं? उसको बाहर निकाल के बात करें ना, उसको बाहर निकालें और बात करें। मेरे पास इन दोनों सवालों का जवाब नहीं था। ठीक है, हमारे पास भी सवालात के जवाब नहीं है, और सवालात के लिए छोड़ेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, और उसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत की जानिब से इक़दाम किए गए थे, जो जारहियत की गई थी, हमले किए गए थे मई में, उस पर कई संजीदा सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर ताकत का जो इस्तेमाल किया है, वो ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो ख़ुसूसी नुमाइंदगान हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत ने ना तो अपने मुबैना हक़ दिफ़ा, राइट टू डिफेंस, जो कि भारत बोलता रहा कि जी हमने तो डिफेंड किया अपने आप को, हम पे अटैक्स हो रहे थे, मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया इस बात से कि अपने मुबैना हक़ दिफ़ा के तहत सलामती काउंसिल को ना उन्होंने आगाह किया, और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो वो लगा रहे थे उनके कोई सबूत दिए गए हैं।
रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना पाकिस्तान के करोड़ों शहरियों की ज़ाहिर एक लाइफ लाइन है, उनकी क्रॉप्स उस पर डिपेंडेंट है, फूड डिपेंडेंट है, कारोबार डिपेंडेंट है, लाइफ डिपेंडेंट है, उसको रोक कर खुराक, रोज़गार और जो माहौल है उसको ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को नाकाबिल क़बूल करार दिया है, कंडेम कर दिया गया है और भारत के इक़दामात को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक बताया गया है। तो यही सवाल हम करेंगे ज़फ़र हिलाली साहब आपसे कि ये तो अब आलमी सतह पर भी रिकग्नाइज़ हो गई है बात, जो भारत बयानियाँ बनाता रहा है उसको धचका पहुँचा है UN की रिपोर्ट में। रामीन, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा सख्त धचका है और अब हमें सोचना चाहिए। हमने ठीक से जवाब तो दिया, माने कि वी गेव आंसर कि उनके हवाई जहाज ये वो, मगर सोचिए तो सही ये क्या कह रहे हैं। ये 5 स्पेशल UN रिपोर्टर्स हैं, ये सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये मंजे हुए डिप्लोमेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो UN एज UN रिपोर्टर्स उनको रखा है, स्पेशल रिपोर्टर्स। उन्होंने क्या कंक्लूड किया, जैसे आपने कहा, वो बेसिकली वो कह रहे हैं पहलगाम तुमने तो सबूत ही नहीं दी कि पाकिस्तान का हाथ था उसमें, और बगैर सबूत के तुमने पाकिस्तानियों को मस्जिदों को बॉम्ब किया है, स्कूलों को बॉम्ब किया है और पता नहीं कितने गरीब लोगों को मारा है तुमने विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ। और उन्होंने उस पे नहीं रुका, उन्होंने कहा तुम्हारा जो ये रिएक्शन था ये खुद इलीगल है, बल्कि मैं कहता हूं इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर विदाउट एविडेंस। तुमने जाके सिविलियंस को अटैक किया विदाउट एविडेंस, विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस। आई मीन टू से ये क्या है भाई, जिधर जाके तुम्हारे पॉलिसीज ऐसे हैं कि कश्मीरीज उठ खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, मगर वो मार भी रहे हैं तुम्हें, और तुम कहते हो कि ये जो कश्मीरीज बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने अगर तुम जाके पाकिस्तान को बॉम्ब करते हो, तुम पाकिस्तान को गरीबों को मारते हो मुरीदके में, व्हाट इज दिस। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुमने ना सिर्फ UN चार्टर को वायलेट किया इसलिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 51 के तहत ये कर सकते थे, मगर आर्टिकल 51 कहता है सेल्फ डिफेंस का है, बट इट इज सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक बाय पाकिस्तान। ये तो तुम्हारे को कोई सबूत ही नहीं था कि पाकिस्तान ने किया है। सही बात है। और कौन सा आर्म्ड अटैक ने पाकिस्तान ने किया है? 5-10 मिनट के बाद खड़े होके कहते हो कि ये पाकिस्तान ने किया है। देन फिर आता है, अब रामीन सोचिए, देन द डिसीजन टू सस्पेंड द IWT, इंडस वाटर्स ट्रीटी, वो आप जैसे आपने ठीक से कहा, उन्होंने कहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये भी इलीगल है। यू नो व्हाई इट इज इलीगल? बिकॉज जो तुम कर रहे हो कि पूरे एक मुल्क को पानी बंद कर रहे हो, कितने करोड़ों लोगों को प्यास से ये कर रहे हो, उनका एग्रीकल्चर में, दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शनेट। अगर भी वैसे अटैक होता पहलगाम का, ये जो 15-16 लोग उधर मारे गए, अगर भी वो होता और अगर भी पाकिस्तान का हाथ होता उसमें, फिर भी तुम्हारे को लीगली हक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ तुम ये करें कि उनका पानी बंद कर दें फॉर सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल। मैं तो समझता हूं, यामीन, आई एंड बाय सेइंग सिंपली दिस, मैं समझता हूं कि बैठें, इलीगल एडवाइस लें और इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं और कहें जो डैमेजेस ये हुआ है उसके लिए आप रेपरेशंस पे करें, माफी भी मांगे। ओके मीर साहब, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंस तो देखें ना, हिलाली साहब ने बता दी है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम विंडिकेट हो गए, ये झूठ बोल बोल के इन्होंने बाज आना नहीं है। लेकिन देखें, वो तो बोलेंगे झूठ, उनका एक स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है, लेकिन द क्वेश्चन इज हम क्या कर रहे हैं। हम जब पानी की पर्टिकुलरली बात करते हैं आज, और कई दफा हमने इसी प्रोग्राम में मैंने कई दफा कहा है, मुझे हुकूमत बता दे या कोई प्रोविंस का बता दे कि इन्होंने अभी तक कोई रिजर्वॉयर्स बनाने की कोई प्लान बनाया है इन्होंने?
अगले साल फ्लड्स के लिए। हम तो रो रहे हैं ना जी कि वो पानी रोक रहे हैं, और तो जब वो पानी छोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं पानी के साथ? सही बात है, आप तो समुद्र पे फेंक देते हैं, फिर यहाँ रोते हैं, ओ जी उन्होंने पानी फेंक दिया। और भाई उन्होंने तो करना है ये, that is their job. But the question here arises, what are we doing to counter it? That's the big question. ये लोग there is not a single iota of any truth or any statement जो कि आई है कि अभी तक बनाओ, रेजर्वायर्स बना दो, पानी बच जाएगा, हमारे किसान बच जाएगा, आपकी जो तबाही होगी फसलों की वो बच जाएगी अगले साल। ये lastminute.com पे उठेंगे। I don't know ये इन्होंने क्या लिया हुआ है, you know they're not really working on it. I don't know. I hope they are, but I don't know. I need to know. एक दूसरी चीज ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं मैं कहाँ है। आपको याद है जब 370-335 आया था तो यहाँ से प्लान बना था, हाँ जी डेलीगेशन जाएगा, उधर जाएगा, बिलावल वेंट एंड a few others went, yes, but we need to do it on a regular basis. आप अपने इवेंट्स, अपने सिंपोजियम्स एंड इवेंट्स आप बाहर इंटरनेशनल रखो ताकि पाकिस्तान की और कश्मीर की अवेयरनेस, जो कि हमारा एक आप कह लो कि बुनियादी एक हमारा एक इनके साथ एक झगड़ा है, और फिर पानी का हमें ये चीजें चाह के इंटरनेशनल जाके करनी है। हम पाकिस्तान में हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हम ये हैं, हम पैसा बचाने के लिए कई इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, इधर से शॉर्टकट मार देते हैं, लेकिन वो पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है। तो हम क्यों नहीं आगे जाते? मुझे बताओ हमें क्यों रोकते हैं, मुझे बताओ क्यों रोकते हैं हम? So the question here arises, we need to review our policies, we need to review our thinking, and we need to get out of this myopic way of thinking. देखो ना, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ या प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे कौन सुनेगा? पाकिस्तान में सुन लेंगे, मुझे इंटरनेशनली कौन सुनेगा? Who will understand कि what is my problem in Pakistan? मुझे बताओ। ये एक अच्छी चीज है इस गवर्नमेंट की, जो अच्छी चीज है। इन्होंने अंग्रेजी का एक चैनल, अंग्रेजी चैनल, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ दैट। ट्रू, वी नीड मोर ऑफ दैट। आप जाएं, आगे जाएं, ताकि पाकिस्तान का व्यू पहुंच जाए। फ्रांस 24 किस तरह बाहर आ गया अंग्रेजी के अंदर, CGTN किस तरह बाहर आ गया, रशिया टुडे किस तरह बाहर आ गया। आपने ये जो बाकी चैनल है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, वो अपना जो है ना उनका अल जजीरा को देख लो, वो जाके आपको बताते हैं अपने मुल्क का और इंटरनेशनल अफेयर्स का बताते हैं। हम क्या बताते हैं? अपार्ट फ्रॉम PTV वो वर्ल्ड चलता होता था, आई डोंट नो चल रहा है नहीं, बट द थिंग इज, जिस तरह आपने भी अभी इंडोर्स की, अच्छी बात है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमें इस चीज पे आगे बढ़ना है। वी नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन आवर काउंटर प्रोपेगेंडा मेजर्स। मेजर्स हमने करने, स्ट्रैटेजी तो उसकी है, हमने उसको काउंटर करना है, क्योंकि उसने बाज नहीं आना, हम यहाँ बैठे बैठे मियाँ मिठू नहीं कर सकते। ठीक है, That is as good, and I'm so proud and I'm so happy कि United Nations, उन्होंने बोला, उन्होंने इंक्वायरी करके बोला, हमारी को फेवर नहीं की, उन्होंने सच्ची बात की है। एंड आई थिंक इंडिया के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा एक ये स्लैप में कहूँगा इनके मुंह पे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रीसेंट फैसले ने अदालती तारीख में एक गैर मामूली मिसाल कायम कर दी है। अदालत आलिया ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, अब जो कि एक्स जस्टिस हो चुके हैं, उनके कानून की डिग्री से मुतालिक संगीन एतराज़ात पर बाज़ाब्ता तौर पर डिनोटिफाई करते हुए ये करार दिया है कि उनकी बतौर जज तकर्रुरी ही गैर कानूनी थी। फैसले के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी के पास तकर्रुरी के वक्त एक दुरुस्त और आइनी तकाज़ों के मुताबिक LLB डिग्री मौजूद नहीं थी, जो आइन के आर्टिकल 175A के तहत एक लाजमी शर्त है। अदालत ने इस फैसले में वाज़ेह किया है कि बार बार मौका दिया गया, मगर उसके बावजूद जस्टिस जहांगीरी ना तो अपने तालीमी असनाद पेश कर सके और ना ही इल्ज़ामात का कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सके, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर ओहदा खाली करने का हुक्म दे दिया गया। अब इस केस से न सिर्फ एक फ़र्द की साख बल्कि पूरे अदालती तकर्रुरी के निज़ाम, फिर यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी और फिर अदारा जाती निगरानी जो है उस पर भी सवालात खड़े हैं। दूसरी तरफ जस्टिस जहांगीरी का मौक़िफ़ भी सामने आता है और वो कहते हैं कि जी उन्हें सफाई का पूरा मौका नहीं दिया गया, फिर हक़ समाअत की खिलाफ वर्जी हुई और ये मामला हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर था, जबकि हुकूमत और अदलिया इस फैसले को इदारा जाती एहतसाब की मिसाल के तौर पर पेश कर रही हैं। मीर साहब,
अब यहाँ पर मसला ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि जी अच्छा अकाउंटेबिलिटी हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये तकर्रुरी हुई ही क्यों थी? जब तकर्रुरी हो रही होती है एक जज की, तो क्या ऐसा मैकेनिज्म है पाकिस्तान में जो कि ऐसे इंसान को भी जज बनने दे सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है? देखिए, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आजकल पता नहीं किधर है, बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा था कि अ डिग्री इज अ डिग्री। तो मुझे बड़ी ऐसी आई थी, कई दफा उनको उधर कोसार पे मिला, मैंने कहा जी ये क्या कहा आपने, डिग्री इज अ डिग्री? कहते डिग्री तो डिग्री है ना, तो फेक हो या दूसरी हो। तो द क्वेश्चन इज कि जब आप एक जज को क्वेश्चन करते हैं तो जो आपने एक बुनियादी सवाल किया है, मेरी नजर के अंदर ये सारा जो मसला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना चाहिए था। इंस्टेड कि आप ओपन कोर्ट्स में आए और एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बात करें, एक प्रोसीजर करें। देखो, जो मर्जी आप कर लो, हमारे जजेस जो हैं ये ऑनरेबल जजेस हैं और दुनिया इनको देखती है क्योंकि जिंदगी और मौत इनके हाथ में है। तो जब हम इनको गंदा भी करेंगे और फिर इनसे इंसाफ भी मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इरेगुलरिटी है, वो डिग्री इनकी फेक थी, जो भी था, आप पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ठीक है, वो HEC ने भी कह दिया, कराची यूनिवर्सिटी ने भी, व्हाटएवर, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वहां बैठे अंदर इन कवर जाके अपने बात करे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आजकल, जिस तरह ये आज आपने पहला केस की बात की, हम जिसको रगड़ना है तो फिर हम रगड़ते ही रहेंगे। तो आप समझते विक्टिमाइज हुए हैं? जस्टिस जहांगीरी विक्टिमाइज हुए हैं? नहीं, आई एम नॉट सेइंग विक्टिम है, आई एम सेइंग ही शुड बी गिवन अ प्रॉपर हियरिंग। ओके, ओके, he should be given a proper hearing. Okay. Then if you find him totally guilty, बिल्कुल totally क्या, partially भी हो, if he's guilty, he's guilty, simple as that. लेकिन किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। देखो, आज हम यहाँ बैठे हुए ना, मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों आज के जो बैठे हैं इनका भी एहतसाब होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं उस वक्त भी कहूंगा कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ हमेशा हर एक के साथ होना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये अल्लाह का नेचर है। सो द क्वेश्चन इज कि आज जब हम जहांगीरी साहब की बात कर रहे हैं, प्लीज गिव हिम ऑल द अपॉर्चुनिटी, हेयर हिम आउट, एंड देन इफ यू थिंक यूनानिमस एक डिसीजन है तो देन वी कैन से ऑल राइट, दैट्स फेयर इनफ। बट अदरवाइज हम किसी को परसिक्यूट करें एंड अननेसेसरी प्रोसिक्यूट करें, दैट इज नॉट द लॉ ऑफ अल्लाह, दैट इज नॉट द लॉ ऑफ इस्लाम। द लॉ ऑफ इस्लाम इज वेरी फेयर, बी फेयर, एंड दैट इज हाउ वी हैव टू गो। ओके, नजमुल साकिब साहब, कल आपने एक गैर ज़रूरी सवाल रखा था सामने कि अगर एक जज की डिग्री जाली करार दे दी जाए तो उसके जो लिए हुए फैसले हैं फिर क्या उनको भी जाली कहा जाएगा? और दूसरी बात ये कि एक ओपिनियन ये भी सामने आ रहा है कि जैसे कह रहे हैं PJ मीर साहब की डिग्री तो डिग्री होती है, मसला ये कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्रीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिस पे कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे होते, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे होते। तो व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ अ ट्रू जजमेंट? क्या क्राइटेरिया? मैं इनके मोहतरम जज का करियर पढ़ रहा था कि जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त भी इनकी डिग्री जाली थी, फिर ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनते हैं उस वक्त भी ये डिग्री जाली थी, फिर ये एडवोकेट जनरल बनते हैं उस वक्त भी ये जाली डिग्री पे ये एडवोकेट जनरल बन गए थे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनते हैं, जाली डिग्री पे बनते हैं और इतनी देर तक चलती रहती है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर जाली डिग्री से एक बंदा अपने नाम के इंदराज में करके, बेज़ाब्तगियाँ करके और इम्तिहान में नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करके कराची यूनिवर्सिटी की आंखों में धूल झोंक के वो बन सकता है जाली डिग्री वाला, तो असली डिग्री लेने का फ़ायदा क्या है? इस सिस्टम का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए कि जहाँ पे एक जाली डिग्री वाला जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठता है, बड़े बड़े फैसले करता है। तो क्या नतीजा निकला? अदालती मायार पर एक सवालिया निशान बहुत बड़ा, अदालती मायार पर, आपकी अदालती साख पर एक बड़ा सवालिया निशान, आपके तालीमी रिकॉर्ड, ये HEC, ये यूनिवर्सिटियां, एक बड़ा सवाली निशान। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि उसूली मौक़िफ़ पे जो स्टैंड लेते हैं उनके आगे भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, दूसरी बात मजे की है, आपको पता है ना, मैं संजीदा नहीं माहौल को होने देता। जी बिल्कुल सर, मुझे ये है, जी बिल्कुल, देखिएगा पायलट्स के लाइसेंस जाली निकल आए थे। हाँ, पायलट्स के, हमारे PIA के पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं, यानी उनकी डिग्रियां समझ लीजिए ना, वो जाली निकल आए, PIA का सत्यानाश हो गया। अच्छा,
उसके बाद ये कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस मुल्क में पूरे का पूरा इलेक्शन ही जाली होता है, मेरा ख्याल नहीं है ये, और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस मुल्क में पूरे का पूरा इलेक्शन ही जाली हो, उसमें एक जाली डिग्री से क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात है। लेकिन लग ये रहा है, आखिरी बात इस वक्त की, लग ये रहा है कि इन जज साहब ने पिछले किसी जन्म में कोई ऐसा जुर्म किया था जिसकी उनको सजा मिल रही है, वरना इतना जबरदस्त करियर आपका हो और आखिर में आके आपको हो, तो लगता ये है कि द डेविल इज इन द डिटेल। मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको पता है कि इसमें एक डिग्री असली मसला है या कील कहीं और पे ठुका हुआ है, ये वो जानते हैं। जी हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, ये केस जो चला, फिर उसमें जो वर्डिक्ट सामने आई है, और फिर इससे जो सवालात उठ रहे हैं, एक तो इस निज़ाम पर भी जो कि डिग्री देखे बगैर ही मनसब दे देता है, लेकिन फिर इस बात पे भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर जजमेंट्स बेहतरीन दी गई हैं, इंसाफ के साथ चला गया है, तो फिर क्या डिग्री वाकई मैटर करती है? देखिए, इंसाफ के लिए कोई डिग्री नहीं मैटर करती है। जिरगे में जो इंसाफ होता है वो कौन सा डिग्री होता है, मगर कभी कभी बड़ा ठीक इंसाफ होता है। नहीं, ये बात नहीं है। बात असल ये है कि आपके पास एक तरीका है। 1988 में एक आदमी को बैन किया जाता है 1992 तक, कि 1988 में जो भी उन्होंने किया, ऐसा किया कि उनको बैन लग गया 3-4 साल का। अच्छा। मगर 1990 में एक डिग्री निकलता है इन विच ही इज शोन टू बी पासिंग ऑल सब्जेक्ट्स। ओह। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस किस्म का रिवाज है भाई? व्हाट काइंड ऑफ सुपरविजन इज दिस? माने कि अगर आप बैन करके एंड विद इन 3 years एक आदमी को 4 साल का बैन लगाते हैं और 2 साल के बाद उसको हर सब्जेक्ट्स में पास कर देते हैं, तो किस किस्म के लोग हो तुम? एक किस किस्म के औहदा चला रहे, ये इंस्टीट्यूशन चला रहे हो? नंबर 1। दूसरी बात, देखिए, इस मुल्क में इस वक्त, शायद उस वक्त तो शायद पक्का नहीं था, मगर इस वक्त एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है ICIL। वो एज इट हैपन्स उनका जो चलाते हैं उनको, और जिनका कंपनी वो है, उनका नाम है मुफ्ती, और वो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। वो हर डिग्री, लोकल और फॉरेन एकेडमिक डिग्री एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को, उनका काम है कि उसको वेरीफाई करना। अच्छा। और वो उसका रिजल्ट वो सबको नहीं बताते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशली उनको बताते हैं जो उनका क्लाइंट है। ठीक है। तो ये भी इनको सोच, क्यों वो 19 और ये क्यों केस था इनके खिलाफ जो उठा था, मेरे ख्याल में 10 साल हो गए हैं। 10 साल में occurred to nobody कि भाई ये फर्म को ट्रेस करो और उनका ले लो। मैंने बट दे डिडंट, बिकॉज वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि बाय द नेम ऑफ तारिक जहांगीरी कोई आदमी एनरोल नहीं हुआ है पूरे कराची यूनिवर्सिटी में एवर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।